हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज 25 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दो मायनों में। आज एक तो टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, टूरिस्ट डे सेलिब्रेट किया करते हैं आज ही के दिन। और ये टूरिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है कोई भी देश हो चाहे। जैसे हाल ही में आप लोगों ने श्रीलंका के बारे में सुना होगा, तो श्रीलंका के अंदर अगर टूरिस्ट का हाल खराब ना होता तो शायद उतनी बेकार या उतनी बद से बदतर स्थिति ना बनती। हालांकि श्रीलंका को हाल ही में भारत ने 75 यात्री बसें दी हैं, तो वो एक अपने आप का करंट अफेयर अलग हुआ है, ठीक है। और 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है मतदाता दिवस, यानी कि आज ही के दिन जो है ना वो वोटर डे सेलिब्रेट किया करते हैं। सर, ये वोटर डे है ये तो ठीक है, पर 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, 25 जनवरी को ही हुई थी। 25 जनवरी 1950 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने थे, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बने थे पहले ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले बने थे सुकुमार सेन, ठीक है ना, सुकुमार सेन बने थे, याद रखना। और अभी ये पोस्ट आते आते बढ़ के हो गई है 25वें बन रहे हैं अभी, और इनका नाम है राजीव कुमार। ये भी आप याद रखना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। और कल आप लोगों को पता ही है हमारा रिपब्लिक डे, सुपर इंपॉर्टेंट तो वो है ही, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया है? ये सवाल मैंने कल आपसे सवाल पूछा था और इसका ठीक आंसर आपने दिया था मुझे, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था और भारत ये मैच 5 विकेट से हार गया था। हालांकि बांग्लादेश की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ढाका है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी टका है। और इसकी प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना है। ये भी बात आप लोग जो है ना याद कर सकते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ना वो सबसे ज़्यादा लगती है, शायद आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। और ये बॉर्डर कितनी लगती है, अगर मैं किलोमीटर वाइज अगर आप लोगों से पूछूं तो आपको शायद ये बात याद आ जाएगी कि किलोमीटर की वाइज जो है ना ये बॉर्डर आपकी लगती है 16 का क्यूब से आप लोग जो है ना वो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 16 का क्यूब आप लोग कैसे याद करोगे? 4096.7 एग्जैक्ट है। तो 4096.7 किलोमीटर जो है ना ये टोटल बॉर्डर लगती है। एक बात तो आप और याद रखिएगा क्या, कि अभी रिसेंटली जो है ना आप लोगों को ये याद रखना है कि एक बेसिकली ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का ग्रुप बना है। इसमें 6 देशों का एक ग्रुप है, मतलब वो बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्रेंड है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसको शांति दूत के रूप में जाना जा रहा है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, फ्रांस और के साथ मोरक्को है। ये बेसिकली शांति दूत का ग्रुप है, यूं समझिएगा। और ये ग्रुप एक्चुअली काम करेगा, यूएन से जवाबदेही मांगेगा अगर कोई अपराध होता है तो इस 6 के ग्रुप में बांग्लादेश भी शामिल है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, फ्रांस और मोरक्को, ये सारे के सारे जो है ना इसके मेंबर हैं। तो इस बात को भी आप लोग जो है ना यहाँ से याद कर सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बांग्लादेश से एक रोहिंग्या मुसलमान जो है ना वो भी आप लोग ज़रूर याद कर सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चर्चा में रहते हैं, अपने उठापटक नेचर के चलते हुए भी खूब चर्चा में रहते हैं, तो करके भी उनको जो है ना आप लोग याद कर सकते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में कुल कितने कन्या महाविद्यालय है? तो हरियाणा के अंदर कुल कन्या महाविद्यालय जो है ना वो है टोटल वर्तमान में 31। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अभी हाल ही में कल ही के दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि 24 तारीख को आप लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, और उसी के उपलक्ष्य पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है कि डाकघर में खुले सुकन्या समृद्धि योजना के 6 लाख से अधिक खाते जो है ना हो चुके हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की विवाह पर दी जाने वाली सगुन राशि है उसको बढ़ा के 71,000 कर दिया है हरियाणा ने। तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 की बीमा राशि जो है ना इसका प्रावधान है। कोविड के दौरान अनाथ हुई बेटियों को 51,000 की वित्तीय सहायता। हरियाणा के अंदर बेटियों की पढ़ाई के लिए 31 कन्या महाविद्यालय है। और छात्राओं की रोडवेज बसों की जो यात्रा है वो बिल्कुल फ्री है। आईटीआई में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको 500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसके अलावा छात्राओं की स्नातक पर जो ना ट्यूशन फीस है वो भी फ्री ही है, माफ़ कर दी गई है।
मैं आपको और भी बताता हूं कि हरियाणा ने लिंगानुपात के मामले में भी बहुत बदलाव किया है। अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 2023 तक कुछ अपडेटेड डेटा है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2014 के अंदर जो लिंगानुपात हुआ करता था ना, वो होता था कितना, 876 होता था, लेकिन अब ये बढ़ के जो है ना 917 हो चुका है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिंगानुपात के मामले में हम सबसे नीचे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के चलते हम लोग काफी ऊंचे आ चुके हैं। ये आंकड़ा काफी अच्छा हो चुका है हरियाणा का फिलहाल के लिए। हरियाणा सरकार का किस वर्ष तक का लक्ष्य है कि हरियाणा अग्रणी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और पूर्ण रूप से विकसित हो सके? वैसे तो ये लक्ष्य पूरे भारत का भी है, लेकिन अपने हरियाणा राज्य ने भी कुछ इसी लक्ष्य को मैच किया है कि हरियाणा राज्य अग्रणी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और पूर्ण रूप से विकसित हो सके। इसके लिए टारगेट बनाया है 2047 का। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने लर्निंग फ्रॉम द सेकंड नेशनल सीएस कॉन्फ्रेंस में जितने भी विभाग है हरियाणा के, उनके साथ में एक व्यापक स्तर पर प्रोग्रेसिव प्लान बना के उस पर काम करने को निर्देश दिया है सभी डिपार्टमेंट को, ताकि हरियाणा 2047 तक सबसे आगे, आधुनिक रूप से आगे जा सके, आत्मनिर्भर हो सके और 100% पूर्ण विकसित हो सके। भारत सरकार के भी आपको अगर याद हो तो 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी 5 प्लान की। पंचप्रण ऑफ अमृतकाल इनको कहा गया था, जिनमें से जो पहला पर्ण था वो ये था कि गोल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, डेवलप्ड इंडिया। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जी रहे हैं कौन सा, विकासशील देश का टैग जी रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में विकसित देश कहलाएंगे। ये साल इसका रखा है 2047 का रखा है। दूसरा प्लान मोदी जी ने रखा था, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंड। एक्चुअली किसी की गुलामी वाला जो मन में अभी भी अगर कहीं है तो उसको धीरे धीरे माइंडसेट से निकालना है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे खासा ध्यान देना है, हर चीजें मेड इन इंडिया रहे तो ज्यादा ठीक है। भारत हालांकि उस पर काम कर भी रहा है। 2047 तक हम लोग डेवलप्ड हो कैसे जाएंगे, और इस पे भारत कोशिश भी कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है कि रक्षा से बने हुए उत्पाद जो है ना, बहुत सारे भारत सरकार जो है ना अपने खुद पे ही डिपेंडेंट होने जा रहा है। इसका परसेंटेज रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट आया है। लाइक जैसे मैं आप लोगों को एक पुणे की कंपनी की बात करता हूं, तो पुणे की कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स कंपनी है। उसने भारत में पहली बार स्वदेशी गोली बनाई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वदेशी गोली खुद ने तैयार की है जो 636 AK-636 जो रशियन बंदूक है उसके अंदर यूज़ की जाएगी। 30 mm की एक गोली बनाई है खुद ने, भारत ने स्वदेशी रूप से बनाई, विकसित की है, उसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन भारत अब पहले क्या करता था कि दूसरे देशों की कंपनियों के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन भारत अब क्या कर रहा है, एक स्प्रिंट नाम की स्कीम चला रखी है भारत सरकार ने, SPRINT, स्प्रिंट। ये स्प्रिंट योजना है। इसके तहत क्या है कि भारत जो है भारत की ही प्राइवेट कंपनियों के साथ में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके ही जो है ना वो काम कर लेगी। मतलब आप विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर काम करें, इससे अच्छा भारत की कंपनियों के साथ मिलकर काम करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है ना उस पर फोकस कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ स्प्रिंट का मैं तुम्हें। एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है सागर डिफेंस कंपनी है। इसके साथ मिलकर गवर्नमेंट ने पहली बार जो है ना एक ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म बनाया है। मतलब एक ऐसी पानी की जहाज बनाई है जिसमें इंसान नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं ना, कुछ इस प्रकार से बिना इंसान की पानी की जहाज बनाई है। जिससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि पानी की जहाज अगर कहीं डूबती है या कुछ हानि होती है तो उससे इंसान को हानि ना हो, रिसर्च पर्पज के लिए वो जहाज जा सके। एक नहीं, झुंडों में जा सकती है। ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म बनाया है, एक्चुअली नाव झुंड, स्वायत्त नाव झुंड बनाया है सागर डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर। तो हालांकि भारत काम करने लग चुका है, मतलब इस वाले पॉइंट पे। और तीसरा पर्ण लिया था, टेक प्राइड इन आर रूट्स। भाई आप भारत के हो, इस बात पे तो आपको गर्व करना चाहिए। चौथा पर्ण था यूनिटी का, साथ मिलके रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बार बार के लिए हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे ही पांचवा पर्ण क्या था, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीज। और भारत के लिए क्या ड्यूटी है आपकी, भाई आपका कोई काम, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल से समझो कि आपका कोई दोस्त है ए और आपका दूसरा दोस्त है बी, ठीक है ना। तो ये आपके दोस्त है, इन दोनों दोस्त, अभी मान लो आपको इसका कोई काम करके देना है, कोई भी काम है। फॉर एग्जांपल मैं आपका फ्रेंड हूं और आपको मेरे लिए पीपीटी बना के देनी है, ठीक है ना। तो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप बना के दो, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ ड्यूटी, ऐसे भारत के लिए ड्यूटी है आपकी कि आप उसको निभाओ शिद्दत से, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन तो क्या सीधा ही बता रहा हूं कि ऊर्जा एवं जेल मंत्री जिनका नाम है रणजीत सिंह, इन्होंने हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार न्यायालय के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को जो है विशेष छूट देने की घोषणा की है। इन्होंने ये कहा है कि जो आजीवन कारावास या 10 साल या इससे अधिक की अवधि की सजा जिनके लिए सुनाई गई है उन्हें 90 दिन, और जिन अपराधियों को 5 वर्ष से ऊपर वो 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी। मतलब जैसे उनकी सजा में 3 महीने की छुट्टी हो जाएगी, कम पड़ेंगे, इनके 60 दिन जो है ना छूट दे दी जाएगी सजा के अंदर। ऐसे ही 5 वर्ष से कम है उन्हें 30 दिन की जो है ना वो छुट्टी दी जाएगी, मतलब छूट दे दी जाएगी, उनकी सजा में 30 दिन कम कर दिए जाएंगे। यानी कि 26 जनवरी 2023 को जो कारागार से पे रोल या फरलो पे आए हुए हैं उन अपराधियों को भी ये छूट जो है ना दी जाएगी हरियाणा के अंदर। ये एक घोषणा की गई है बिजली मंत्री के द्वारा हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो मुख्यमंत्री जी का विशेष कार्यकारी अधिकारी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है श्री जवाहर सिंह यादव को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं जवाहर सिंह यादव पहले, और इन्हें तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी का विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। संजीव कौशल जो कि हरियाणा के 35वें मुख्य अधिकारी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इनके जो है ना ऑर्डर लेटर जारी किए हैं अभी हाल ही में। जवाहर सिंह यादव सन ऑफ श्री पारसराम यादव, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से हरियाणा में कहां तक रोपवे बनाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से लेके हरियाणा में आदि बद्री तक जो है ना रोपवे, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का होता है रोपवे, जिनमें ऐसे उड़न खटोलों में बैठ के आप जाते हैं। चढ़े कभी आप लोग? मैं गया हुआ हूँ एक बार, शिमला में जाखू हनुमान मंदिर है ना, वहां पे गया हुआ हूँ इन ऐसे उड़न खटोलों के अंदर, ठीक है ना, बड़ा मजा सा आता है वैसे, ठीक है ना। तो माता मंत्रा देवी मंदिर से हरियाणा में कहां तक रोपवे बनाया जाएगा? ये आदि बद्री तक बनाया जाएगा, याद रखना। तारा देवी मंदिर से आरंभ होने वाले इस रोपवे में जो है ना पार्किंग और लिफ्ट्स एक्सेलरेट माता मंत्रा देवी और तारा देवी के मंदिर पास पास में है, वहीं से स्टार्ट होगा। लगभग 14.69 किलोमीटर लंबा होगा ये, और 15 स्टेशन जो है ना इसके अंदर होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट सिटी शिमला में एक और रोपवे भी बनेगा। इसकी जानकारी उस टाइम के सीएम जयराम ठाकुर ने पहले दी थी, ये पुरानी बात है। अभी करंट में जो सीएम है उनका नाम तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, याद रखना, करंट में जो सीएम है। और एक बात और याद रखना कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? 2 राजधानी, एक शिमला है और एक राजधानी विंटर सीजन में धर्मशाला हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो एलपीजी युक्त या धुआं रहित राज्य बना। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, उज्ज्वला योजना। उसको 100% अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना, इसी करके इसको धुआं मुक्त राज्य कहा है। हिमाचल प्रदेश का 6 जो है ना नेशनल पार्क हो गए, और 6वां नेशनल पार्क जो है ना पहला ऑटो एंसिलरी पार्क बना है वो। हमीरपुर में जो है ना हिमाचल प्रदेश का एक वॉर मेमोरियल भी सेटअप किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में नारी को नमन नाम की योजना भी स्टार्ट किया, जिसमें महिलाओं का किराया 50% कम लगेगा। मतलब जहां 100 रुपये किराया लगता है वहां बसों में उनका 50 रुपये किराया लगेगा। बाकी ओवरऑल किराया भी उन्होंने पहले 7 रुपये मिनिमम था, उसको घटा के 5 रुपये कर दिया। हमारे हरियाणा के राज्यपाल पहले हिमाचल के राज्यपाल होते थे, बंडारू दत्तात्रेय। अब हिमाचल के राज्यपाल आ गए हैं जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। रिलायंस जियो ने हाल ही में हरियाणा के कितने शहरों में 5G लॉन्च किया है? तो रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में हरियाणा के 8 शहरों में 5G लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 8 शहर कौन से हैं? इनमें से एक अंबाला है, एक पानीपत है, एक रोहतक है, एक हिसार है, एक सिरसा है, एक करनाल है, एक सोनीपत है, एक बहादुरगढ़ है। यहाँ पे जियो ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है, और टेलीकॉम सर्कल 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। और इसके साथ ही जियो वेलकम ऑफर के तहत बहुत सारे ऑफर भी दिए जा रहे हैं। 1 Gbps प्लस तक की स्पीड देने की ये घोषणा कर चुके हैं। और इसके अलावा जियो ट्रू 5G इससे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद में, सबसे पहले तो आपको खैर पता ही है कि गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था, बाद में फरीदाबाद में। इसके अलावा पंचकुला पंजाब टेलीकॉम सर्कल में भी उपलब्ध करवा दिया गया।
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 50 शहरों में जियो ट्रू 5G अब तक लॉन्च हो चुका है, याद रखना है आपको, ठीक है। और लगभग शहर जो टोटल धीरे धीरे और जुड़ जाएंगे। और आपको एक बात और याद रखना है कि भारत का पहला राज्य है जिसका नाम है गुजरात, जो कि 100% जो है ना ट्रू 5G को अपनाने वाला राज्य बना था। 1 अक्टूबर को भारत के 13 शहरों के साथ इसको लॉन्च किया गया है और ये याद रखना 50 शहरों में 7 दिसंबर तक जो ना 5G कवरेज पहुंच चुकी थी। 5G शहरों वालों में जो स्टार्टिंग में लॉन्च किए गए थे उनमें दिल्ली था, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नाथद्वारा, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुजरात, इनके लगभग जो है ना 33 मुख्यालयों में अभी तो खैर लॉन्च हो चुका है। स्टार्टिंग में खैर फरीदाबाद नहीं था, माफ करना, ठीक है ना। और 5G नेटवर्क है ये। 5G नेटवर्क में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, जो कि बहुत तेजी से डेटा को भेज सकता है। और 5G हाई बैंड स्पेक्ट्रम में लगभग 20 GB तक की स्पीड हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE जिसको बोलते हैं उसका एक अपडेटेड वर्जन है। अगर मैं 1G की बात करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन थी ये, लगभग वैसे तो 1979 में एक NTT कंपनी है जापान की, वो लेके आई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये 1997 में वॉइस सर्विस देने वाली एक एनालॉग बेस कंपनी बनी थी। तकरीबन 50 kbps की जो है ना स्पीड थी इसकी। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं 1998 तक आके इम्प्रूव हो गई थी और इसमें जो है ना टेक्स्ट अवेलेबल हो गया था, लाइक जैसे SMS MMS भेज सकते थे, और डिजिटल GSM CDMA सिम आ गई थी। 250 kbps की स्पीड आ गई थी इसके अंदर। उसके बाद में थर्ड जनरेशन की बात करते तो 2001 के अंदर वॉइस विद डेटा, इंटरनेट, वीडियो कॉल्स, मोबाइल, टीवी सब कुछ ऐड हो गया था इसके अंदर आपका थर्ड जनरेशन में, और 384 किलोबिट पर सेकेंड का स्पीड आ गया था। उसके बाद में थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई थी, और हाई स्पीड कहिएगा HD 3D क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, LTE एडवांस्ड स्पीड और 50 Mbps का स्पीड हो गया। ये तो आप यूज कर ही रहे हो। नाउ फिफ्थ जनरेशन को दुनिया में पहली बार लॉन्च करने वाला देश बना था साउथ कोरिया। सिटी बीजिंग थी, हालांकि 2020 प्लस है ये कहिएगा, और डिजिटल है स्कीम, स्पीड ज़्यादा है इसकी, याद रखिएगा, और फैसिलिटी तो खैर है ही है, बस स्पीड एक इजाफा है। हालांकि 6th जनरेशन को लॉन्च करने मतलब सक्सेसफुल ट्रायल करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बना है हाल ही में। तो बाकी सब चीज़ें तो खैर मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दी है, तो आप लोग इन चीज़ों को तो जो है ना अच्छे से याद कर ही लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ में ये सेशन करता हूं मैं वाइंड अप। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम जो है ना ये कब लॉन्च हुआ था, बताइए ये कार्यक्रम लॉन्च कब हुआ था। मिलता हूं आप लोगों से मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना। थैंक यू सो मच।